हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई। देखिए, इस टॉपिक में पहले हम लोग डिमांड के बारे में जानेंगे, फिर लॉ ऑफ डिमांड के बारे में जानेंगे, फिर इससे रिलेटेड जितने भी, चाहे वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में जानना हो तो जितने भी होंगे वो सारे, फिर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में जानेंगे, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में जानेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिमांड के अंतर्गत में पढ़ेंगे। इसके बाद सेकेंड यूनिट इसमें हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें कंज्यूमर की हैबिट से रिलेटेड सारी बातें देखना पड़ेगा, सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड सारी बातें देखनी होंगी। और तीसरा यूनिट हम लोग पढ़ेंगे जिसमें सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात होगी। तो पहला जो हमारा यूनिट होगा वो होगा डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो हमारा पहला यूनिट होगा वो होगा डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जो हमारा डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो सबसे पहले बात ये बनती है कि डिमांड आखिर कहते किसको हैं। तो देखिए, जब मैं किसी से ये पूछता हूँ कि डिमांड किसे कहते हैं तो बच्चे नॉर्मली कहते हैं सर जी डिमांड का मतलब होता है डिजायर। डिमांड का मतलब क्या हो जाता है? डिजायर। या हम लोग कह देते हैं कि सर जो भी हमें ज़रूरत होती है हम परचेज कर लेते हैं, वही हमारा डिमांड हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम डिमांड को समझते हैं तो डिमांड को समझने के लिए हम लोग अलग अलग बातों को देखने पड़ते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि नॉर्मली इकोनॉमिक्स के अंतर्गत डिमांड का मतलब तो डिजायर होता है, लेकिन अगर मेन उसका देखा जाए कि नॉर्मली हम ये कह रहे हैं कि डिमांड का मतलब क्या होता है? डिजायर, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत उस चीज को देखें तो डिमांड का मतलब होता है इफेक्टिव डिजायर। डिमांड का मतलब क्या होगा? इफेक्टिव डिजायर। अब ये इफेक्टिव डिजायर क्या होता है? तो इफेक्टिव डिजायर जो होता है वो डिजायर, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स और विलिंगनेस टू पे का सम होता है। क्योंकि देखिए, हमें किसी चीज की जरूरत है, इच्छा है खरीदने की, तो क्या इच्छा मात्र हो जाने से हम डिमांड फुलफिल कर सकते हैं? नहीं। अगर हमें जरूरत है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो उसकी अवेलेबिलिटी है, अगर वो मार्केट में अवेलेबल है, तो फिर हम देखेंगे कि जो एबिलिटी टू पे है कि हम उसका परचेज करने के लिए कैपेबल हैं या नहीं, विलिंगनेस टू पे हमें देखने की जरूरत हुई थी। जब तक ये तीनों एक साथ ना आए तब तक हम डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि नॉर्मली डिमांड का मतलब डिजायर होता है, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कहा जाए तो डिमांड का मतलब इफेक्टिव डिजायर होता है, जो कि हमारे पास डिजायर, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स और विलिंगनेस टू पे का सम होता है। अब इसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि व्हेन ए कंज्यूमर परचेज गुड्स और कोमोडिटी, गुड्स और कोमोडिटी और सर्विसेज, गुड्स और कोमोडिटी और सर्विसेज एट ए गिवन प्राइस इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज डिमांड। कि जब कोई उपभोक्ता वस्तु एवं सेवाओं का क्रय करता है एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित समय में, तो वही हमारा क्या होता है बेटा? डिमांड के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हम नॉर्मली डिमांड के बारे में कहते हैं कि जहां पर तीनों ही चीज हमारा हो, डिजायर भी हो, विलिंगनेस टू पे भी हो और अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स भी हो, तभी जाकर के हमारा डिमांड फुलफिल होता है। तो जो आज हमारा टॉपिक है डिमांड, तो उसमें इसी चीज को पढ़ना है कि कहता है डिमांड, मीनिंग ऑफ डिमांड, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी कमोडिटी इज दैट अमाउंट ऑफ दैट कमोडिटी दैट बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट ए गिवन प्राइस। इसी चीज को मैंने बोला था कि व्हेन ए कंज्यूमर परचेज गुड्स, कमोडिटी और सर्विसेज एट ए गिवन प्राइस इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कि जब तक हमें प्राइस की मालूम ना हो, प्राइस हमें पता ना हो और हम उसके विलिंगनेस को ना देखें। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने बोला कि चलो एक मर्सिडीज खरीद के लाते हैं, और जब वहां पहुंच गया, वहां पसंद आ गया, बाद में बोला हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, तो क्या हमारा डिमांड फुलफिल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हमें प्राइस को देखना पड़ेगा कि कीमत क्या है। जब तक हम प्राइस को नहीं देखेंगे हम लोग डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते। तो हमें प्राइस को देखना जरूरी होगा, प्राइस की बात ही हम लोग करेंगे। तो हमने इसी चीज को बोला था कि जहां पर डिजायर हो, एबिलिटी टू परचेज हो, विलिंगनेस टू बाय की बात हो, तो हम लोग इसी को कहते हैं डिजायर, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स और विलिंगनेस टू पे। तो इसी को हम लोग नॉर्मली कहते हैं बेटा इफेक्टिव डिजायर। इसी को क्या नाम दिया जाएगा? इफेक्टिव डिजायर। तो जहां पर
डिजायर भी हो, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स भी हो और विलिंगनेस टू पे भी हो, तो वो हमारा किस नाम से जाना जाएगा बेटा? डिमांड के नाम से जाना जाएगा, डिमांड कहलाएगा। अब इसके बाद होते हैं कि कुछ ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण हमारे डिमांड के ऊपर इफेक्ट होता है। कुछ ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं जिसका इफेक्ट हमारे डिमांड के ऊपर होता है, जिसको हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के नाम से जानते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के नाम से जानते हैं। अब ये जो डिमांड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है वो क्या क्या है? तो देखो बेटा, प्राइस के कारण हो सकता है, इनकम के कारण हो सकता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के कारण हो सकता है, बायर्स के नंबर के कारण हो सकता है, टेस्ट के कारण हो सकता है, प्राइस ऑफ गुड्स अदर गुड्स के कारण हो सकता है, क्वालिटी के कारण हो सकता है, सप्लाई के कारण हो सकता है। ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर इसमें मेनली हम लोग कहें तो जो हमारे पास होती है, तो सबसे पहला होता है बेटा प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी। सबसे पहला क्या होगा हमारे पास? प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी, क्योंकि जो हमारी प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी होती है उसके कारण हमारे डिमांड के ऊपर सबसे ज्यादा ही इफेक्ट होता है। तो सबसे पहला जो हमारा होगा बेटा वो होगा प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी। दूसरा हमारा होगा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जो हमारा दूसरा होगा वो कौन सा होगा बेटे? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो दूसरा हमारा हो गया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तीसरा होता है बेटा इनकम ऑफ कंज्यूमर। देखिए, पहला हो गया पीएम, प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी। दूसरा हो जाएगा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पीआर। तीसरा हमारा होगा इनकम ऑफ कंज्यूमर। चौथा होगा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और पांचवें में हम लोग डाल देते हैं अदर थिंग्स को। तो पहला हो गया प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी, दूसरा हो गया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तीसरा हो गया इनकम ऑफ कंज्यूमर, चौथा हो गया टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और पांचवा हो गया अदर फैक्टर। तो ये मेनली पांच है जिसके कारण हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे डिमांड के ऊपर इफेक्ट होगा। कितना होगा, कैसा होगा, ये सारी चीजें। देखिए, हम अभी जो देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसके नेचर को देखेंगे कि इसके कारण क्या इफेक्ट हो रहा है, दैट्स मींस पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये जो इफेक्ट हम लोग अभी देखेंगे कि ये इफेक्ट हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको हम लोग कहते हैं डिमांड फंक्शन। तो अगर कभी भी आपसे कोई ये पूछ दे कि बेटा डिमांड फंक्शन क्या होता है, तो आप उसको नॉर्मली कह सकते हैं कि शो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। देखिए, अगर कभी भी कोई आपसे ये पूछ दे कि क्या होता है डिमांड फंक्शन, तो डिमांड फंक्शन को कहते हैं कि फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स, कि जो हमारी मेन कमोडिटी की डिमांड होगी और जो वेरियस डिटर्मिनेंट्स हैं उसके बीच में जो हमारा रिलेशन है उसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे बेटा? डिमांड फंक्शन के नाम से। तो अब अगर हम यहां पर प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी की बात करें या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करें या इनकम ऑफ कंज्यूमर की बात करें, जो भी हम बात करेंगे, चाहे हम डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी की बात करें, चाहे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करें, इनकम ऑफ कंज्यूमर की बात करें, टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करें या अदर फैक्टर्स की बात करें, इन सब चीजों को यहां पर हमें देखने की आवश्यकता होगी। तो देखिए, सबसे पहले हमारा है प्राइस। कहता है प्राइस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ए डिमांड कर प्लॉट्स कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइसेज एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये तो चलो हम आगे जब जाकर के डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि क्या हमारा होता है डिमांड कर्व और क्या होता है हमारा डिमांड शेड्यूल। लेकिन अभी जहां तक हम लोग देखें तो उसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि अगर प्राइस की बात करें, देखिए मैं यहां पर आपको बगल में लिख रहा हूं कैसे कैसे रिलेशन हमें देखने की जरूरत है। तो अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी के बढ़ने से, ये आप अपने ऊपर अप्लाई करके, जब हम डिमांड की बात कर रहे हैं तो डिमांड में आप एज ए बायर सोचिए। आप अगर डिमांड की बात करें तो डिमांड में एज ए बायर सोच के देखना है। जब हम सप्लाई पढ़ रहे होंगे तो एज ए सप्लायर सोचेंगे। जब हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे तो आपको एक कंज्यूमर के अनुसार सोचने की जरूरत होगी। तो अगर अभी आप डिमांड की बात करें तो आप अपने आप को बायर रख के सोचिए कि अगर किसी भी गुड्स की कीमत, अगर कभी भी किसी भी गुड्स की कीमत बढ़ेगी तो आप क्या करोगे? उसकी डिमांड कम कर दोगे। आप क्या करोगे? उसकी डिमांड कम कर दोगे। लेकिन अगर उसी गुड्स की कीमत कम हो जाए तो आप उसकी डिमांड बढ़ाओगे या नहीं बढ़ाओगे? तो कहता है इफ प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी इंक्रीजेज, if price of main commodity increases, demand of main commodity falls down and vice versa. If price of main commodity increases, demand of main commodity, if price of main commodity increases, demand of main commodity
फॉल्स डाउन एंड वाइस वर्सा। तो अब इस केस में क्या हुआ, अगर प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा, और वाइस वर्सा का मतलब होता है जस्ट अपोजिट, कि अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा, तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारा प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी होता है और जो डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी होता है, दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन होगा। दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन होगा बेटा, नेगेटिव रिलेशन होगा। तो कभी भी अगर हमें देखना है तो प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी और डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी में कंपेयर करेंगे तो हमें देखने में क्या मिलेगा कि दोनों में कौन सा रिलेशन है बेटा, नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है। फिर उसके बाद बात होती है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो अगर हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करें, अगर हम लोग प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करें तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में क्या होता है कि ये हमारा दो तरीके का होगा। जो हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है इसमें एक होगा प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा होगा प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स। एक होगा हमारा प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा हमारा क्या होगा, प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड। तो सबसे पहले देखने वाली बात होगी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स होता क्या है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स किसे कहते हैं, कहता है टू गुड्स आर टू बी सेड सब्स्टिट्यूट्स इफ दे यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, कि एक दूसरे के स्थान पर अगर यूज किया जाए जिससे सेटिस्फेक्शन लेवल हम ये मान के चलें कि लगभग हमारा बराबर हो, तो वो हमारा क्या कहता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे आप लोग कभी कभी कह देते हैं जो तू नहीं तो कोई और सो, दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड्स, कि अगर जिस कमोडिटी की बात कर रहे हैं अगर वो नहीं मिला तो उसकी जगह पे क्या होगा, कोई और। जैसे अगर आप जाते हैं पेप्सी लेने के लिए, नहीं मिल रहा है, आप क्या बोलते हैं, अरे भाई कोई भी काला वाला दे दो, मतलब आपने उसके स्थान पर उसका उपयोग किया, ये हमारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा। तो दो गुड्स जहां एक दूसरे के स्थान पर यूज किया जाए, दो गुड्स जो एक दूसरे के स्थान पर यूज किया जाए वो हमारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ याद रखिएगा बेटे, जैसे टी एंड कॉफी, ये भी हमारा एक सब्स्टिट्यूट है। अगर एक मेन कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि अगर हमने चाय का दाम बढ़ाया तो लोग कॉफी की तरफ भागेंगे, क्योंकि कॉफी अब उसको रिलेटिवली क्या लगेगा, सस्ता लगेगा। क्योंकि चाय अगर हम महंगा कर रहे हैं तो कॉफी उसको, स्वाभाविक सी बात है कि भाई इससे अच्छा तो हम कॉफी पी ले, तो वो कॉफी की तरफ शिफ्ट हो गए। तो देखिए प्राइस के ऊपर इफेक्ट हुआ है टी के ऊपर, लेकिन डिमांड किसका चेंज हो रहा है, कॉफी के ऊपर। तो ये जो होगा हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है कि अगर मेन कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी, तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा बेटे, सेम होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है और जो डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी होता है, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है और ये में प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन की बात होती है। तो अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें और डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी की बात करें तो दोनों में कौन सा रिलेशन होगा बेटे, पॉजिटिव रिलेशन की बात हम लोग करेंगे, पॉजिटिव रिलेशन देखेंगे, डायरेक्ट रिलेशन की बात होगी। उसी तरीके से अगर हम कंप्लीमेंट्री गुड्स की बात करें, अब कंप्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं जो यूज टुगेदर होता है। देखिए अभी हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए बोला था जो एक दूसरे के स्थान पे यूज करें, तो वहां पर हमने क्या शब्द यूज किया कि जो तू नहीं तो कोई और सही। लेकिन अगर वहीं पर हम साथ साथ हैं वाली बात आए, तो जहां पर हम साथ साथ है वाली बात आएगी वो हमारे कंप्लीमेंट्री गुड्स के नाम से जाना जाएगा। दैट मींस टू गुड्स आर टू बी सेड कंप्लीमेंट्री इफ दे यूज्ड टुगेदर। आप लोग जैसे कहते हो कि भैया एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजती है, दोनों क्या हुआ, कंबाइंड हुआ ना, ये कंप्लीमेंट्री है। सर आप कहते हो ब्रेड और बटर, ये कंप्लीमेंट्री हो। चाय बनाने जाओ उसमें चीनी ना डालो, चाय बनाने जाओ दूध ना डालो, चाय बनाने जाओ टी लीफ ना डालो, तो ये क्या है, ये सारे के सारे आपस में क्या होंगे, सब्स्टिट्यूट कंप्लीमेंट्री गुड्स होंगे। तो कंप्लीमेंट्री गुड्स के साथ ये होता है कि अगर कंप्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस बढ़ेगी, अगर कंप्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस बढ़ेगी तो जो मेन कमोडिटी है उसका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर कंप्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस बढ़ेगी तो मेन कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी। इसका मतलब दोनों में कौन सा रिलेशन बेटा, अपोजिट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। तो यहां पर नेगेटिव रिलेशन की बात करेंगे। फिर उसके बाद बात होती है इनकम ऑफ कंज्यूमर्स की। अगर हम लोग इनकम ऑफ कंज्यूमर की बात करें तो देखो बेटा, इनकम या तो बढ़ सकता है, इनकम या तो कम हो सकता है, या इनकम के ऊपर इफेक्ट ना हो। जब इफेक्ट नहीं होगा तो हम बात क्या करें, अगर इनकम इंक्रीज करे या डिक्रीज करे तो उसमें क्या इफेक्ट होता है, जरा गौर से देखिए।
हमारे पास तीन नेचर के गुड होते हैं सर। एक तो हो सकता है सुपीरियर गुड्स हो, दैट मींस लग्जरियस गुड्स हो, एक हमारे पास इंफीरियर गुड्स होगा और एक हमारे पास एसेंशियल गुड्स होगा। तो अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम सुपीरियर गुड्स की डिमांड भी ज्यादा करेंगे। अगर इनकम हमारी बढ़ेगी तो जो हमारा डिमांड ऑफ सुपीरियर गुड्स है, अगर हमारा इनकम बढ़ेगा तो जो सुपीरियर गुड्स है उसका डिमांड भी क्या होगा बेटे, बढ़ेगा। तो इनकम बढ़ने से सुपीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ती है और अगर इनकम कम होगा तो सुपीरियर गुड्स की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो दोनों में कौन सा रिलेशन बेटा, पॉजिटिव रिलेशन, कि इनकम बढ़ने से सुपीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ा, इनकम कम होने से सुपीरियर गुड्स की डिमांड कम हो गई। तो दोनों में कौन सा रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन। उसी तरीके से अगर इंफीरियर गुड्स हो, अगर आप इनकम बढ़ेगा तो जो लो क्वालिटी गुड्स, इंफीरियर का मतलब होता है जो लो क्वालिटी गुड्स होती है, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो जो इंफीरियर गुड्स है, अगर इनकम बढ़ेगी तो जो इंफीरियर गुड्स है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर इनकम कम होगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो अब देखिए, इनकम बढ़ने से इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो गई, इनकम कम होने से इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ गई। दोनों में कौन सा रिलेशन बेटा, अपोजिट रिलेशन। लेकिन जो हमारे नॉर्मल गुड्स होते हैं, जो हमारे एसेंशियल गुड्स होते हैं, उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट करने की बात नहीं करते हैं। तो जो हमारे एसेंशियल गुड्स हैं उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। जो हमारे एसेंशियल गुड्स हैं उस पर हमारा कोई इफेक्ट। तो देखिए पहला क्या कहता है, गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन इनकम आर कॉल्ड इंफीरियर गुड्स, कि अगर डिमांड हमारा कम हो जाएगा जब हमारा इनकम बढ़ हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन कॉल्ड, यहां पर नॉर्मल गुड्स या हम इसको सुपीरियर गुड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो एसेंशियल गुड्स होगा उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो हमारा इंफीरियर गुड्स है, तो देखिए एन इंक्रीज इन इनकम विल रिड्यूस द डिमांड ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट, एन इंक्रीज इन इनकम विल इंक्रीज द डिमांड फॉर कार्स और क्लोथिंग, एन इंक्रीज इन इनकम विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द डिमांड फॉर एयर ट्रेवल और ज्वेलरी। कि बेटा अगर हमारा इनकम इंक्रीज करेगा तो भाई हम बस से नहीं जाएंगे, हम ट्रेन से नहीं जाएंगे, हम तो अब क्या करेंगे, प्लेन से जाएंगे। हम क्या करेंगे, ज्वेलरी खरीद के लाएंगे, हम अच्छी अच्छी कार खरीदेंगे। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ता चला जाएगा सुपीरियर गुड्स की डिमांड भी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इनकम के साथ क्या देख रहे हैं कि जो हमारा सुपीरियर गुड्स होगा वहां पर पॉजिटिव रिलेशन, जो हमारा इंफीरियर गुड्स है वहां पर नेगेटिव रिलेशन, और एसेंशियल गुड्स में किसी भी तरह, क्योंकि अगर कितनी भी प्राइस बढ़ जाए, जो मेडिसिन है वो तो उतना ही कंजम्पशन होगा, जो हम सॉल्ट की बात करते हैं, नमक की बात करते हैं, वो जितना कंज्यूम होता है उतना ही कंज्यूम होगा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि अगर इनकम बढ़ जाएगी हम बोलेंगे पूरी की पूरी पैकेट जो है सब्जी के अंदर डाल दो, नहीं हो सकता। तो चाहे इनकम कुछ भी हो, डिमांड तो उतना ही होगा। तो ये तो हमारी कहानी थी इनकम। फिर उसके बाद बात होती है बेटे टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर हम टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करें, इसमें दो तरीके की बातें आपको पढ़नी पड़ेगी। एक होगा बेटे हैबिट और एक होगा फैशन। बेटे देखिए ये मैं समझाता हुआ जा रहा हूं, आपको नोट करना है। जो मैंने अभी तक इसके बारे में समझाया वो आपको नोट करना है। मैं सारा बातें इसलिए नहीं लिख रहा हूं ताकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करते हैं तो दो बातें होंगी, हैबिट और फैशन की। हैबिट के साथ है कि इफ ह्यूमन बीइंग आर मोर हैबिचुअल डिमांड विल मोर, कि अगर इंसान जो है मोर हैबिचुअल होगा तो डिमांड भी हमारा क्या होगा, ज्यादा हो। इफ ह्यूमन बीइंग आर लेस हैबिचुअल डिमांड विल लेस, कि अगर ह्यूमन बीइंग लेस हैबिचुअल होगा तो डिमांड हमारा क्या हो जाएगा बेटा, लेस हो जाएगा। उसी तरीके से इफ ह्यूमन बीइंग आर मोर फैशनेबल डिमांड विल मोर, इफ ह्यूमन बीइंग आर लेस फैशनेबल डिमांड विल लेस, कि अगर मोर हैबिचुअल है तो डिमांड ज्यादा, अगर लेस हैबिचुअल है तो डिमांड कम। तो ये बातें भी हमारे टेस्ट और प्रेफरेंस के अंतर्गत देखने की जरूरत होगी। तो दोनों में कौन सा, पॉजिटिव रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। उसके बाद है बात अदर फैक्टर्स की। अदर फैक्टर्स में जैसे बेटा साइज ऑफ पॉपुलेशन, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, वेदर एंड सीजन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन टू चेंज इन प्राइस, ये सारी की सारी चीजें जो है हमें यहां पर देखनी। क्योंकि देखिए जितना ज्यादा साइज बिगर होगा
पॉपुलेशन का, डिमांड उतनी ज्यादा होगी। हमें कोई दुकान खोलना है तो जहां ज्यादा पॉपुलेशन होगा वहीं तो दुकान खोलेंगे। तो अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो डिमांड ज्यादा, साइज ऑफ पॉपुलेशन कम होगा तो डिमांड कम हो जाएगा। फिर दूसरा होता है बेटा कि अगर मान लीजिए कि हम कंपोजिशन की बात, कंपोजिशन का मतलब होता है निर्धारण, बंटवारा। बेटा एक बात याद रखना कि अगर हम लोग कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, जो कंपोजिशन हमारे लिए फेवरेबल, बट बेटा मान लीजिए कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बेनिफिशियल है, तो भैया कॉमर्स वाले बच्चे को ही भेजना पड़ेगा ना। अगर मैं साइंस वाले बच्चे को दूं, अगर मैं आर्ट्स वाले बच्चे को दूं, या जो इससे रिलेटेड नहीं हो उसको दूं, उसके लिए कोई बेनिफिशियल है नहीं होगा। तो अगर बेटे मान लीजिए कि वेदर एंड सीजन, सॉरी, अगर कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन अगर फेवरेबल होगा तो डिमांड ज्यादा, और अनफेवरेबल होगा तो डिमांड कम हो जाएगा। तो दोनों में कौन सा रिलेशन? पॉजिटिव रिलेशन होगा। उसी तरीके से अगर वेदर एंड सीजन की बात करें तो वेदर एंड सीजन में भी दो बातें बेटा। जैसे आप लोग देखते हैं गर्मी के मौसम में गन्ने के जूस के दुकान कितने सारे मिल जाएंगे, लेकिन वही जब सर्दी का मौसम आता है तो वही गन्ना का दुकान जो है, जूस का दुकान बंद हो जाता है, वहीं पे गद्दे का दुकान खुल जाता है। तो ये क्या हो रहा है कि जैसा मौसम हुआ ऐसा काम। बारिश का मौसम होगा तो भाई रेनकोट ज्यादा बिकेगा, अम्ब्रेला ज्यादा बिकेगा। क्या उस टाइम में आप गद्दे का दुकान खोलोगे? क्या नहीं खोलोगे। तो जो सीजन आपके लिए फेवरेबल होगा वो हमारा, उसका डिमांड ज्यादा होगा। तो अगर वेदर एंड सीजन फेवरेबल है तो डिमांड ज्यादा, और अगर वेदर और सीजन फेवरेबल नहीं है तो डिमांड क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। फिर इसी तरीके से अगर आपको कभी ये लगता है कि फ्यूचर में किसी भी गुड्स का दाम बढ़ सकता है, आप बोलते हो अभी खरीद लो, अभी खरीद लो, तो इसके कारण भी इफेक्ट हमारे पास होता है। तो ये तो हमारी कहानी है किसके? डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड की। तो यही चीजें आपको यहां पर इनकम के साथ भी लिखा हुआ है, नंबर ऑफ बायर्स के साथ भी, जो हमने आपको बताया कि साइज ऑफ पॉपुलेशन जितना ज्यादा होगा डिमांड उतना ज्यादा होगा, साइज ऑफ पॉपुलेशन जितना कम होगा डिमांड उतना ही हमारा कम होगा। तो ये चीजें आपको यहां पर देख के समझना है। फिर फ्यूचर के साथ में हमें देखना है कि भाई भविष्य में दाम लग रहा है बढ़ने वाला है, अभी खरीद के रख लो, तो डिमांड तो करंट में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। गुड्स की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो भैया डिमांड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वालिटी के ऊपर भी होगा। सप्लाई कैसा है उसके ऊपर भी हमारी डिमांड पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है हमारी डिमांड के ऊपर इफेक्ट होता है। तो ये हमारी मेन थी डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड के लिए। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड को हम लोगों ने समझा था। अब इसी बात को हम लोग आगे देखेंगे तो हमारे पास होती है डिमांड की बात, क्योंकि अब इसमें हम लोग बात करेंगे डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर के बाद। तो देखिए डिमांड शेड्यूल या डिमांड कर्व दो तरीके का होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड कर्व। जहां पर इंडिविजुअली रेफर्स किया जाए, जहां पर हाउस होल्ड की बात हो, इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात हो, इंडिविजुअल मार्केट की बात हो, इंडिविजुअल गुड्स की बात हो, तो वो हमारा इंडिविजुअल में आएगा। और जहां पर एग्रीगेट कर दिया जाए वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटे? मार्केट के अंतर्गत आएगा। तो जहां पर हम लोग एक साथ बना देंगे, कंबाइंड कर देंगे, जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम अगर देखें कि किस तरीके से हमारा काम है, तो बेटे ये मान लीजिए कि हमारे पास डिमांड जो है, ए का कोई डिमांड है, तो हमारे पास पहले तो प्राइस होना चाहिए, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी है। अगर मान लीजिए कि जब प्राइस 10 था तो इन्होंने 30 का डिमांड किया, प्राइस 20 हो गया, इन्होंने डिमांड 20 कर दिया, प्राइस 30 हो गया, इन्होंने डिमांड 10 कर दिया। ये एक हाउस होल्ड है, डिमांड ए। इसी तरीके से अगर बी का डिमांड इन्होंने 40 किया, फिर 30 किया, फिर 20 किया, फिर इसी तरीके से डिमांड सी 50, 40, 30। देखिए चाहे ए करे, चाहे बी करे, चाहे सी करे, कोई भी अगर डिमांड कर रहा है, ये हमारा इंडिविजुअल है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि बताओ ए प्लस बी प्लस सी ने क्या करा, मतलब तीनों का डिमांड क्या है, तो ये हमारा हो जाएगा मार्केट। तो जहां पर इंडिविजुअली को शो किया जाए कि इंडिविजुअल प्राइस पे क्या इंडिविजुअली डिमांड किया गया है, वो हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और जो टोटल होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब इसी शेड्यूल का अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया जाए, अगर इसी शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया जाए तो डिमांड कर्व के नाम से जाना जाता है। क्या होगा? डिमांड कर्व के नाम से जाना जाएगा। जैसे बेटा अगर मान लीजिए कि ये हमारा था x और y, देखिए x एक्सिस को हम लोग क्वांटिटी एक्सिस के नाम से जानेंगे, y एक्सिस को हम लोग प्राइस के एक्सिस के नाम से जानेंगे।
तो ये जो है हमारा 10 हो गया, 20 हो गया और 30 हो गया। इधर 10 है, 20 है और 30 है। बेटे जब प्राइस 10 थी तो डिमांड कितनी? 30 यूनिट। जब 20 था तो हमने 20 कर दिया, जब 30 हो गया तो हमने 10 कर दिया। ये एक हमारा डिमांड शेड्यूल बना। इसी तरह बी का भी बनेगा, सी का भी बनेगा और कंबाइंड भी इसी तरीके से बनेगा। तो देखो ये जो हमारा कर्व है ये स्लोपिंग डाउनवर्ड है, लेफ्ट टू राइट। तो याद रखना डिमांड कर्व हमेशा स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ये जो एक्स एक्सिस को हमने क्वांटिटी बोला, तो क्वांटिटी का मतलब क्या? तो बेटा जब तक आप डिमांड पढ़ रहे हैं तो डिमांड में क्वांटिटी का मतलब ही होता है क्वांटिटी डिमांडेड। जब हम कंज्यूमर बिहेवियर पाएंगे तो वहां पर क्वांटिटी का मतलब होगा क्वांटिटी कंज्यूम्ड, और जब हम सप्लाई पढ़ रहे होंगे तो वहां पर क्वांटिटी सप्लाइड को पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा पहला टॉपिक था उसमें हमने डिमांड के बारे में देखा, जिसमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व के बारे में जाना। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा लॉ ऑफ डिमांड को, ठीक है। तो उसको करेंगे हम लोग अगली वीडियो में, ठीक है बेटे। तब तक एक बार आप लोग इसको पढ़ ले और साथ ही साथ आप लोग एक बार नोट्स भी देख लेंगे कि कैसे हमारा होता है, किस तरीके से हम लोगों ने इसे देखना हो, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा था डिमांड की कहानी जिसको हम लोगों ने यहां पर समझा। आप भी एक बार इसको गौर से जरूर देख लें।